नमस्कार साथियों, मैं हूं आयशा। सक्षम लाइव प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। और जैसे कि आज इतवार का दिन है, संडे, जो हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है कि बच्चों का प्रोग्राम है ये। तो आज ऐसे ही आज आओ करके सीखे में आज मेरे पास है एक ऐसी कहानी जो आपको ऐसी शिक्षा देगी कि आपको अपने जीवन में अपने पिता को, अपने माता पिता को कैसे उनके सपनों को स्वीकार करना चाहिए। जहाँ जैसे मैं बात करती हूँ कि आज के युग में माता पिता अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए दधीची बन जाते हैं, वहीं बच्चे उनके इस प्रयास को अगर सार्थक करते हैं तो उनका जीवन साकार हो जाता है। और ऐसे ही अब बच्चों की बारी है कि उनका जीवन सुखमय बनाने का प्रयास करें। तो साथियों, आज मेरे पास एक ऐसी ही कहानी है जो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे करके एक लड़की ने अपने पिता के सपनों को स्वीकार करने के लिए अपने जीवन को किस तरीके से उनके हर एक चीज को संभाला। आज ऐसी कहानी मैं आपको बताने वाली हूँ जो आप पढ़ के सुनेंगे कि हाँ, हकीकत में कि जीवन में बच्चों को कैसे करके अपने माँ बाप की इच्छाओं को पूरा करना चाहिए। अगर उनके माँ बाप उनके लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं तो क्या बच्चों का क्या रूप है कि बच्चों को अपने सपनों को, अपने कहने का मतलब है अपने सपने, लेकिन वो होते हैं हमारे माँ बाप के सपने जो हमें पूरा करना चाहिए। ऐसे ही एक कहानी है जो मैं आज आपको लेके आऊंगी। उस लड़की का नाम है श्रुति। और श्रुति एक ऐसी लड़की है जो बहुत ही गरीब परिवार से है। वो आज अपने अपने जब वो बड़ी हो जाती है तो वो अपने अतीत को याद कर रही है, कि याद करके रोती है, क्योंकि उसका सोचना है कि उसके माँ पापा ने अपनी इच्छाओं को दबाकर जितनी मेहनत कुर्बानी की बाजी लगाकर उसकी खुशियों, इच्छाओं, पढ़ाई लिखाई को पूरा किया, ये सब शायद कोई और माँ बाप नहीं कर सकते थे। और बार बार वह यही कहती थी, हे ईश्वर, अगले जन्म मुझे बेटी ही कीजिए। ये कहानी एक ऐसी कहानी है जो हम ये बताना चाहते हैं कि कैसे करके उस लड़की ने, क्योंकि जब भी होता है तो लोग ये कहते हैं कि मुझे बेटी क्यों पैदा किया, लेकिन वो लड़की ऐसी है कि जो ये कह रही है कि अब माँ बाप अगले जन्म में मुझे बेटी ही पैदा कीजिए। तो अगर कोई बेटी ऐसे शब्द यूज कर रही है तो सच में ये बहुत ही ज्यादा प्राउड फील करने वाली बात है कि भाई वो इस तरीके से बात कर रही है कि भैया, अगर मेरा इस जन्म में मुझे बेटी का इतना अच्छा रूप दिया है तो मुझे अगले जन्म में भी बेटी का इतना ही अच्छा रूप देना। तो श्रुति एक मध्यम परिवार से थी। अपने माता पिता की वो इकलौती बेटी थी। आज वह स्कूल से अपनी 12वीं का रिजल्ट देखकर घर की तरफ चल दी। अपने स्कूल का नाकामियां है, क्योंकि कई साल बाद कोई बालिका इतने अच्छे अंकों से पास हुई थी, इसलिए सारे अध्यापक और विद्यार्थी उसे मुबारकबाद दे रहे थे, किंतु उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। वह हामी में सिर हिलाते और आगे बढ़ जाती। बस एक ही बात उसके आगे घूम रही थी कि आगे की पढ़ाई कैसे होगी। श्रुति डॉक्टर बनना चाहती थी। पिता की कमाई से तो केवल घर ही चल पाता था। अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए उसके माँ बाप ने बहुत पापड़ बेले हैं। यह स्कूल इंग्लिश मीडियम और इलाके में सबसे ऊंचा माने जाने वाला स्कूल है। खैर, वह सहमे कदमों से घर पहुंची। जैसे ही वो घर पहुंचती है, श्रुति की माँ ने उसे चूम लिया, क्योंकि उसकी सहेली सुषमा ने पहले ही खबर दे दी थी कि माँ द्वारा चूमने पर बस वह हल्का सा मुस्कुराई और अपने कमरे की तरफ दौड़ गई। माँ उसके मन की बात जान गई कि वह क्यों उदास है, वह कितनी ही खुशी क्यों ना दिखाए। माँ उसके मन को जान लेती थी। माँ ने जो श्रुति के पिता हैं श्याम बाबू, उनको फोन पर बताया कि श्रुति ने पूरे इलाके में स्कूल में टॉप किया है, तो उनकी खुशी का भी ठिकाना ना रहा। शाम को वह मिठाई का डब्बा लेते हुए आए और श्रुति और उसकी मम्मी को बाहर रेस्टोरेंट में खाने के लिए बोलने लगे। श्रुति के जो पापा थे, श्रुति को बहुत प्यार करते थे, अतः वह भी बहुत खुश हो गई। श्रुति जो थी वो एक बहुत समझदार लड़की थी। 2 दिन बाद नाश्ते के समय उसने माता पिता से कहा कि वह मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेना चाहती है, डॉक्टर बनना चाहती है तथा कामयाब होकर माँ बाप की मदद और देखभाल करना चाहती है, जिसमें सफल होने पर वह अपने माँ बाप को वह सब खुशियां दे सकती है जिससे वह दूसरों के पास देखती थी। पापा के चेहरे पर मुस्कान खेल गई। उन्होंने श्रुति को गले से लगाकर कहा
कि बेटा जैसा तुम्हें उचित लगे करो, हम तुम्हारे साथ हैं, इसके बारे में हमें पता करके बता देना। 2 दिन बाद श्रुति ने बताया कि करीब 5 लाख का खर्चा है। सब मिलाकर 3 महीने बाद एंट्रेंस, फिर काउंसलिंग, फिर दाखिला और फिर पढ़ाई, फिर ट्रेनिंग। हूँ कहकर श्याम बाबू ने सिर हिलाया। श्रुति सोने चली गई। रात देर तक श्याम बाबू और रुक्मणी देवी आपस में सलाह मशवरा करते रहे कि कहाँ से आएगा 5 लाख, क्योंकि श्याम बाबू की तनख्वाह कुल 20,000 प्रति माह थी। उस पर मकान का किराया, खाना पीना, किराया भाड़ा, उनके पास तो कोई चीज गिरवी रखने को भी ना थी। 1.5 महीना निकल गया, पता ही नहीं चला, लेकिन कोई हल ना निकल पाया। इधर श्रुति भी अपने दोस्तों के साथ छुट्टियों तक खेलने खाने में मस्त थी। एक दिन श्याम बाबू अखबार पढ़ते हुए रुक्मणी के पास आए। उनके चेहरे पर खुशी थी। अखबार दिखाते हुए बोले, रुक्मणी ये देखो, पैसों का इंतजाम हो गया। रुक्मणी ने आश्चर्य से उनकी तरफ देखा, फिर अखबार की तरफ जिसमें एक अमीर आदमी को एक गुर्दे की जरूरत थी। उसके लिए वह 5 लाख रुपए देने को तैयार था। अस्पताल से स्वस्थ होने तक सब खर्चा उसका था। ब्लड ग्रुप श्याम बाबू से मैच हो रहा था। रुक्मणी ने कहा कि पागल हो गए हो क्या, पैसों के लिए जान पर खेलोगे? अब कुछ ना बोलना रुक्मणी, तुम्हें मेरी जान की कसम है। इस तरीके से श्रुति के जो पिता थे उन्होंने अपनी पत्नी को कसम दे दी। बच्ची की पूरी जिंदगी का सवाल है और कोई उपाय भी नहीं है, फिर एक गुर्दा ही तो देना है, एक तो सलामत रहेगा। तुम श्रुति को कुछ नहीं बताना, कहना कि पापा दफ्तर के काम से गए हैं। उस समय श्रुति छत पर सो रही थी। रुक्मणी की आंखों में आंसू थे। वह कुछ भी ना बोल पाई क्योंकि श्याम ने अपनी कसम दे दी। अगले दिन श्याम बाबू ने अपने दफ्तर में 15 दिन के लिए अवकाश के लिए एप्लीकेशन दे दी और अगले दिन सुबह रुक्मणी और श्रुति से विदा लेकर दूर सफर के लिए निकल गया। श्रुति को कुछ नहीं बताया, सिर्फ कहा कि दफ्तर के काम से गए हैं, किंतु चुपके चुपके रुक्मणी याद करके रोती रहती थी। 15 दिन बाद जब श्याम वापस आया तो दरवाजा खोलते ही रुक्मणी ने देखा कि श्याम बहुत कमजोर हो गया है। रुक्मणी ने देखा कि श्याम का जो चेहरा है वो भी लटक गया है और उसे बहुत ज्यादा वीकनेस फील हो रही है। रुक्मणी लिपट कर रोने लगी और श्रुति भी गले लगते हुए पूछने लगी कि पापा आपकी यात्रा कैसी रही? और पूछना लाजमी भी था, बच्चे को तो पता ही नहीं है। श्रुति नहीं जानती कि उसके पापा किस लिए गए हैं क्योंकि उससे तो छुपाया गया था। बहुत अच्छा बेटी, श्याम ने कहा, आप इतने कमजोर क्यों हो गए? श्रुति ने पूछा, बेटा काम काफी था। श्याम ने रुक्मणी की आंखों में झांका। रुक्मणी की जो आंखें थी अब भी आंसुओं से भरी हुई थी। श्याम बाबू एक दिन किडनी और दवाइयों के सहारे चल रहे थे। एक दिन श्रुति ने पूछ ही लिया कि पापा आप ये दवाइयाँ किस बीमारी की लेते हो? तो श्याम बाबू जो थे उन्होंने टाल दिया कि कुछ नहीं बेटा, थोड़ी सी वीकनेस है, इस वजह से विटामिन और आयरन की दवाइयाँ डॉक्टर ने बताई हैं कमजोरी दूर करने के लिए, ये मैं दवाइयाँ खा रहा हूँ। खैर धीरे धीरे सब नॉर्मल हो गया और श्रुति ने कोर्स कर लिया था। अब वह 6 माह की ट्रेनिंग भी कर चुकी थी और प्लेसमेंट के सहयोग से उसे एक बड़े अस्पताल में नौकरी भी मिल गई थी। कुल मिलाकर अब घर की माली हालत ठीक हो गई थी। 5 साल गुजर चुके थे। अब श्रुति एक डॉक्टर बन चुकी थी तथा एक ऊंचे पद पर सीनियर डॉक्टर थी। एक दिन श्याम बाबू गश खाकर जमीन पर गिर पड़े और रुक्मणी चिल्लाकर भागी। श्रुति उस समय हॉस्पिटल के लिए तैयार हो रही थी, वह भी दौड़ी। श्याम को उसी हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया जहां पे श्रुति काम कर रही थी। चेकअप होने के बाद डॉक्टरों की जो टीम ने पाया कि उनकी एक ही किडनी है जो अधिक प्रेशर के कारण नाकाम होने की कगार पर है। इसके लिए ऑपरेशन 1-2 दिन में ही होना जरूरी था, जिसमें किडनी बदलनी जरूरी है। श्रुति के सामने तो अंधेरा ही छा गया था क्योंकि वह वहां पर सीनियर डॉक्टर थी। उसे धैर्य रखने की जरूरत थी और उसने ऐसा ही किया और उसे धैर्य रखना ही पड़ा।
क्योंकि तुरंत डॉक्टरों की टीम ने इलाज शुरू कर दिया। श्रुति को हैरानी हो रही थी कि एक किडनी कहाँ गई जिसकी वजह से ये हाल हुआ है। और सोचने वाली बात है भाई, एक डॉक्टर के सामने जब ये बात आए कि उसके पिता के पास एक ही किडनी है और दूसरी किडनी आखिर किधर चली गई, वो भी सोच में थी और आखिर हैरान थी कि किडनी गई तो कहाँ गई। वह डॉक्टरों को निर्देश देकर वार्ड में बैठी माँ के पास चल पड़ी। माँ उस समय जोर जोर से रो रही थी। माँ के पास पहुंचकर उसने पहला प्रश्न माँ से किया कि माँ, तुम समझ तो गई होगी कि मैं तुमसे क्या पूछने आई हूँ। पापा का पुराना ऑपरेशन हो रखा है, एक किडनी नहीं है, जिसकी वजह से पापा की ये हालत है। पापा दवाइयों के बारे में, पापा से मैं हमेशा दवाइयों के बारे में पूछती थी तो वह टाल जाते थे। माँ, अब तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा। माँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, मुझसे कुछ नहीं छुप सकता। दोनों की आंखों में आंसू थे। माँ ने केवल इतना ही कहा कि बेटी, मैं मजबूर थी। ऐसी क्या मजबूरी थी माँ कि तुम मुझे नहीं बता सकती थी? बेटी, तेरे पापा ने मुझे कसम दे दी थी। रोते हुए रुक्मणी ने बताया, लेकिन अब तुम नहीं बताओगी तो तुम्हें मेरी कसम। श्रुति बोली, नहीं बेटा, ये तूने क्या कर दिया। और रुक्मणी दहाड़े मारकर रोने लगी। और रोने वाली बात भी थी कि भाई एक तरफ उसके हस्बैंड ने उसे कसम दी थी कि भाई तुम कुछ नहीं बताओगी कि मैंने अपनी एक किडनी किसी और को दे दी है और उस बेटी की मेडिकल पढ़ाई पूरी करवाई है। दूसरी तरफ जब बेटी डॉक्टर पास हो चुकी है तो बेटी कसम देती है कि माँ, अब तुम्हें ये चीज़ मुझे बतानी ही पड़ेगी कि आखिरकार पापा ने वो किडनी क्यों निकलवाई। तो श्रुति को रोना जायज़ भी था और माँ भी दहाड़े मारकर रो रही थी क्योंकि वो असमंजस में थी कि आखिर वो करे तो क्या करे। शांत होने पर रुक्मणी ने कॉलेज में दाखिला से लेकर गुर्दे बेचने तक सारी बात श्रुति को बता दी। श्रुति सुनकर सारी बात सुनती रही और सुनने के बाद धम्म से सोफे पर बैठकर रोने लगी। इतनी बड़ी बात हो गई और मुझे पता भी नहीं चला। धिक्कार है ऐसी पढ़ाई पर जो अपने पापा की जान पर खेलकर की जाए। माँ पापा ने तो आज तक मुझे कुछ भी मना नहीं किया, पर अगर इंतज़ाम नहीं हो पाया तो तू मुझे बता सकती थी। मैं किसी अच्छी जगह कोई छोटी मोटी जॉब करके इंतज़ाम कर लेती, साथ ही पापा की मदद भी करती। माँ, मैं तो बच्ची थी, पर तुम तो मुझसे भी छोटी हो गई थी। ये कहकर श्रुति फूट फूट कर रोने लगी। और रोने वाली बात थी क्योंकि श्रुति को भी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास था, लेकिन उसे बिल्कुल ये चीज़ रियलाइज़ नहीं थी कि उसके पापा उसकी मेडिकल पढ़ाई के लिए अपनी एक किडनी ही भेज देंगे और अपनी बेटी की पढ़ाई पूरी करेंगे। जब एक किडनी निकल जाती है तो दूसरी किडनी पर प्रेशर ज़्यादा पड़ता है, जिसकी वजह से उन्हें ज़्यादा वीकनेस भी आने लगी थी। लेकिन ये बात तब तक जाहिर नहीं हो पाई जब तक श्रुति के पापा जो थे बीमार नहीं पड़े। माँ ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा कि बेटी, जिस मकसद से तेरे पापा ने अपना अंग दान किया था वह मकसद अब पूरा हो गया। अब जीवन में तेरी बारी है बेटी, उनकी इस कुर्बानी को व्यर्थ मत जाने दे। तू डॉक्टर है, जो कर सकती है कर। तू मेरा चेकअप कर और मेरा गुर्दा पापा को लगा दे। नहीं माँ, ऐसा नहीं हो सकता। तेरा ब्लड ग्रुप भी मेल नहीं खाता। मैं ही पापा को अपना गुर्दा दूंगी क्योंकि मेरा और उनका ब्लड ग्रुप एक ही है। अब मैं पापा को देखकर आती हूँ, काफ़ी देर हो गई। ये कहकर श्रुति जो है चली गई। साथ वाले बिस्तर पर एक मरीज हरेंद्र, जो ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित था, वह काफ़ी देर से उनकी बातें सुन रहा था। उसने रुक्मणी को पास बुलाया और बोला कि बहन, एक बात सुनो, मैं जिंदा लाश हूँ। इस बच्ची को तो पता है मुझे ब्रेन ट्यूमर है। चंद दिनों या घंटों का मेहमान हूँ। अगर मेरा एक भी गुर्दा भाई साहब के काम आ जाता है तो मैं ये समझूंगा कि मेरी कुर्बानी सफल हो गई। मेरा कोई नहीं है, इस बहाने मुझे तुम्हारे रूप में बहन मिल जाएगी। रुक्मणी कुछ बोलने वाली थी कि उस सज्जन ने रोक दिया और कहा कि नहीं बहन, मना मत करना। बच्ची को बोलो कि तैयारी करे। मैं ऑपरेशन के लिए साइन करने को तैयार बैठा हूँ। बहन, मरने से पहले तुम मुझे राखी बांध देना और अपने हाथों के गरम गरम आलू के पराठे खिला देना, जो मेरी बहन बहुत पहले करती थी। उसकी कैंसर से मौत हो गई। ये कहकर वो सज्जन भी रो पड़ा।
रुक्मणी ने उसके आंसू पोंछे और स्वयं भी रोने लगी। बोली, नहीं भैया, तुम्हें कुछ नहीं होगा। नहीं बहन, मेरे पास वक्त बहुत कम है, मेरी मौत अटल है। अब श्रुति पापा को देखकर वापस आ गई थी। रुक्मणी ने श्रुति की तरफ देखा तो श्रुति ने हामी भर दी कि हाँ माँ, इनका केस बहुत क्रिटिकल है। शाम को रुक्मणी मुंह बोले भाई के लिए राखी और आलू के पराठे भी लेकर आई। पहले रुक्मणी ने भाई को राखी बांधी। दोनों के आंसू एक साथ छलक उठे और राखी बांधी। दोनों ने श्रुति ने अपने भाई को राखी बांधी और श्रुति जो थी वो पास ही खड़ी थी। दोनों गले लगकर खूब रोए। श्रुति बोली, मामा जी, मुझे नहीं पता था कि ऐसे मोड़ पर मेरी जो भेंट है वो इस तरीके से मेरे मामा से होगी। मुझे बिल्कुल भी इस चीज़ का एहसास नहीं था, क्योंकि मम्मी के भी कोई भाई नहीं है। सब क्योंकि जो सिचुएशन थी वो इतनी ज़्यादा ट्रिकल हो चुकी थी कि भाई समझ नहीं आ रहा था। सिचुएशन भी इतनी ज़्यादा थी। एक नया रिश्ता भी मिला था और एक ऐसा रिश्ता जो हर एक को कुर्बानी कर रहा था। तो श्रुति को भी एक मामा मिला, बट वो मामा भी कुछ चंद दिनों का ही था। तो श्रुति ने अपने भाई के लिए जो बड़े पसंद से आलू के पराठे बनाए थे वो भी खिलाए। श्रुति ने भी अपने हाथ पकड़कर जो आलू का पराठा था वो अपने मुंह में अपने मामा को खिलाया। और उसके बाद ये कहने लगी, रुक्मणी का हाथ पकड़ा और अपने मुंह में ले लिया। इस तरह कहकर वो हंसने लगा कि फिर सबकी हंसी छूट गई। खाना खाने के बाद सब बातें करते रहे और एक दूसरे के बारे में जानते रहे। अब रात के 12 बज चुके थे। हरेंद्र बोले कि श्रुति बेटा जाओ, ऑपरेशन की कागज ले आओ, मैं अपनी किडनी भाई साहब के नाम लिख दूं, क्योंकि मेरा ब्लड ग्रुप भी ओ पॉजिटिव है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगी। ना चाहते हुए भी श्रुति को वो पेपर लाने पड़े और हरेंद्र ने पेन और पेपर पकड़कर लिखना शुरू किया। माँ पास की कुर्सी पर किताब पढ़ रही थी और श्रुति हरेंद्र के सिरहाने के पीछे खड़ी उनके लिख चुकने का इंतजार करने लगी। काफी देर हो गई तब श्रुति ने पूछा, मामा जी आपने लिख लिया? कोई जवाब नहीं आया तो श्रुति उन्हें हिलाकर दोबारा पूछा। हिलाने पर वे एक और लुढ़क गए। उनके प्राण पखेरु उड़ चुके थे। शायद उनके प्राण इस भले कार्य के लिए ही अटके हुए थे। माँ और श्रुति दोनों रोने लगे। माँ उन्हें संभालने लगी तो श्रुति दौड़ी और डॉक्टरों को बुलाने के लिए। डॉक्टर ने आकर तुरंत उनकी मौत की पुष्टि कर दी। श्रुति और माँ ने पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार करवाया। श्रुति ने कागज खोलकर देखे तो उन्होंने एक नहीं दोनों किडनी पापा के नाम लिख दी थी। साथ में एक पत्र भी था कि मैं एक लावारिस की तरह अस्पताल में पड़ा था, जहां मुझे पूरा परिवार, बहन, बहनोई और भांजी मिल गए। जीने के लिए प्यार के 2 पल ही काफी हैं। मैं ऊपर जाकर श्याम जी के लिए भगवान से दुआ मांगूंगा। आज श्रुति के पापा स्वस्थ हैं, जो कि उन सज्जन की मेहरबानी है। सच कोई ऐसा मिल जाता है जो अपनों से बढ़कर होता है। जब भी उनकी याद आती है, श्रुति और उसकी माँ हरेंद्र की कुर्बानी को याद करके श्रद्धांजलि के रूप में आंसू बहाने लगते हैं। और ये हकीकत बात भी है कि इस कहानी से जो हमारा शीर्षक था, जो मैंने आपको बताया कि एक अच्छा पिता, शायद आपको मेरी कहानी भी समझ आई होगी कि मैंने ये कहानी क्यों सुनाई और आखिर किस लिए सुनाई। क्योंकि जब हम इस माहौल में रह रहे हैं और एक ऐसा जो दिन गुजर गया है कि भाई लोग सिर्फ अपनी दुनिया में बिजी हैं। हाँ, ये हकीकत बात है कि कई बार ऐसा हो जाता है कि बच्चे अपने पेरेंट्स को नहीं समझ पाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि भाई माँ बाप बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं। और ये हकीकत बात है। इस कहानी से आपको ये तो पता चल गया कि एक बच्चे की खुशी के लिए, बच्चे की ज़रूरतों के लिए उस माँ बाप ने, जिन्होंने, उनकी हैसियत भी नहीं थी कि भाई अपनी बच्ची को वो
पढ़ाई लिखाई करा सके, उस बच्ची को वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ा सके। आपको ये पता होना चाहिए कि इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई आखिरकार कितनी महंगी है, लेकिन उन्हें फिर भी उस बच्ची को पढ़ाया। जब उस बच्ची को भी ये दिखाई दे रहा था कि उसके पेरेंट्स कितना ज़्यादा अफोर्ड कर रहे हैं आखिर अपने बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए। तो मेरा तो सिर्फ उन बच्चों से ये कहना है कि जो बच्चे अपने माँ बाप को नहीं समझ पा रहे हैं, ये कहानी सिर्फ उन बच्चों के लिए कि आखिर वो अपने माँ बाप की मेहनत को समझें, उन्हें समझने की कोशिश करें और उनके सपनों को साकार करें। क्योंकि उन्हें ये पता होना चाहिए कि उनकी ज़िंदगी में, उनकी खुशियों में माँ बाप की खुशी छुपी होती है। और जब बच्चे बड़े होने लगते हैं तो मैंने बहुत से ऐसे बच्चे देखे हैं जिन्हें ये समझ नहीं आता कि भाई वो अपने माँ बाप की इंसल्ट क्यों करते हैं। और जो बच्चे अपने माँ बाप की इंसल्ट करते हैं वो अपनी लाइफ में शायद कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उन बच्चों से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने माँ बाप को समझें, उनकी मेहनत को समझें। आखिरकार माँ बाप हैं वो, उन्होंने तुम्हारे लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, तो उनकी कुर्बानी को इस तरह व्यस्त ना जाने दें। और जो कहानी आज मैंने आपको बताई, श्रुति ने आखिर क्या फैसला किया, क्योंकि उसके माँ बाप का सपना था श्रुति एक डॉक्टर बने। लेकिन जब उसने देखा कि भाई माँ बाप के पास इतने पैसे नहीं है, तो वो अपने सपनों को तोड़ने के लिए उसने ये भी सोच लिया कि मैं कहीं जॉब वगैरह कर लूँगी, कहीं नौकरी कर लूँगी, जिससे भाई मेरे घर का पूरा खर्चा चलेगा। लेकिन श्रुति के पापा ने भी क्या किया, अपनी किडनी दान दे दी। और उनकी ज़रूरी नहीं है कि भाई उन्होंने अपनी किडनी दान दे दी तो वो बच्चा सफल ही हो जाए, लेकिन उस बच्चे ने पूरी मेहनत के साथ अपने मेडिकल कॉलेज किया, एक अच्छी डॉक्टर बनी। और एंड में जब उसे ये पता चलता है कि मेरे पापा ने मुझे किडनी दी है, तो उसने क्या किया, वो अपनी किडनी दान देने के लिए तैयार हो गई। लेकिन बहुत से ऐसे अनमोल रिश्ते भी उस कहानी में, आपको ये भी देखा होगा कि इस कहानी में ऐसे बहुत से अनमोल रिश्ते भी मिले जिन्होंने अपने रिश्तों को भली भांति निभाया। चाहे वो चंद मिनट के ही रिश्ते थे, लेकिन उन्होंने अपने रिश्ते को निभाया। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इस कहानी से आपने क्या सीखा, और ख़ास तौर से उन टीनेजर बच्चों के लिए है, वो मुझे कमेंट्स ज़रूर करें और मुझे ये ज़रूर बताएं कि उन्होंने क्या सीखा इस कहानी से। अगर वो मेरा लाइव देख रहे हैं और वो ये सोच रहे हैं कि आखिर ये कहानी उनके लिए कितनी प्रेरणादायक है, तो मुझे कमेंट्स करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9311124880। ये व्हाट्सएप नंबर है। अगर ऐसी कोई बात होती है जिन बच्चों को समझ नहीं आता, वो हमें कॉल भी कर सकते हैं, हमसे सलाह भी ले सकते हैं। क्योंकि जो हमारा सक्षम ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे काउंसलर हैं जो बच्चों की काउंसलिंग करते हैं। और जो ये ऑर्गेनाइजेशन है वो बच्चों की काउंसलिंग के लिए ही है, और काफ़ी बेहतर काउंसलर हैं जो बच्चे को इतना ज़्यादा मोटिवेट कर देते हैं कि उनकी लाइफ को चेंज ही कर देते हैं। तो अगर आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, तो आपसे ये भी अनुरोध है कि अगर आप हमें मेल करना चाहते हैं, अगर आप अपनी बातों को हम तक रखना चाहते हैं, तो हमारा मेल ID है saksham.del1@gmail.com। मैं अब एक बार फिर से आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप हमें फेसबुक पे सर्च करना चाहते हैं, तो फेसबुक पे है सक्षम दिल्ली। आप हमारे एवरी दिन के प्रोग्राम जो हम 7 बजे स्टार्ट करते हैं, हर एक कहानी, हर एक प्रोग्राम जो है वो एक प्रेरणादायक प्रोग्राम है, जिससे जो टीनेजर बच्चे हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रभाव मिलेगा। वो काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, वो अपने आप को समझ सकते हैं, और इन प्रोग्राम के द्वारा वो अपने जीवन को साकार कर सकते हैं, ताकि वो अगर भटक चुके हैं तो वो अपनी लाइफ को अच्छे ट्रैक पे ला सकें। अगर वो हमारे और अगर आप हमारा सभी बच्चे और सभी दर्शक YouTube भी देखते हैं, और ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जो YouTube चैनल ना देखता हो, ऐसा कोई पर्सन नहीं है जो YouTube चैनल ना देखता हो, तो मेरे जितने भी दर्शक मुझे देख रहे हैं उन सभी साथियों से मेरा ये अनुरोध है कि वो हमारा जब YouTube चैनल देखते हैं, सक्षम लाइव सर्च करेंगे, तो हमारा हर एक प्रोग्राम, डेली का प्रोग्राम उन्हें मिलेगा, और हर एक प्रोग्राम को आप वो भली भांति देख सकते हैं कि हर एक प्रोग्राम में कैसे करके हमने मोटिवेट किया है, कैसे करके बच्चों के लिए हम कार्य कर रहे हैं। और दूसरा ये भी है कि अगर आप प्रोग्राम को, हर एक प्रोग्राम को देखना चाहते हैं, तो मेरा अनुरोध ये भी है आपसे कि आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि डेली का प्रोग्राम सबसे पहले आपके पास मैसेज आए कि आप हमारे उस प्रोग्राम को देख सकें, और आप वो प्रोग्राम अपने बच्चों को दिखा सकें, ताकि आपके बच्चे भी मोटिवेट हो सके और वो अपनी लाइफ को साकार कर सके। और दोस्तों, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि सक्षम काम क्या करता है, सक्षम का काम क्या है, तो उसके लिए भी आप हमारी
जो हमारी वेबसाइट है वो सर्च कर सकते हैं। और हमारी जो वेबसाइट है वो है www.saksham society.org। तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि आखिर सक्षम का काम क्या है और सक्षम किस तरीके से कर रहा है, ज़मीनी तौर पे सक्षम ने कैसे करके बच्चों के लिए लड़ा है और अब भी लड़ रहा है और आने वाले आगे के दिनों में भी बच्चों और महिलाओं के लिए लड़ते रहेंगे। और दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो आप हमें ज़रूर कमेंट्स करें और ज़रूर हमें बताएं। और हम आपको फिर कल शाम को 7 बजे फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहती हूँ। धन्यवाद।